गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और एशिया कप 2025 पर हमारी खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन का आज आखिरी एपिसोड है, क्योंकि ये पता चल चुका है कि एशिया कप 2025 का चैंपियन है भारत। तो 19 दिन 18 मैच और अनगिनत विवाद के बाद आखिरकार एशिया कप 2025 का समापन हो गया और भारत 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना। आखिरी मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और एशिया कप को एक बार फिर अपनी झोली में डाल लिया। एशिया कप के इतिहास में ये 9वां मौका था जब भारत एशिया का चैंपियन बना है और जीत के नायक रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली और इसी के साथ जीत का तिलक लगा दिया। वैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बहुत खराब रही। पावर प्ले के शुरुआती ओवर में ही 20 रन पर 3 विकेट भारत के गिर चुके थे, लेकिन यहां से तिलक वर्मा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी की शुरुआत की। तिलक वर्मा ने पिच पर ऐसा खूंटा गाड़ा कि जीत दिलाने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। तिलक को पहले एक छोर पर संजू सैमसन का साथ मिला, जिन्होंने 24 रन बनाए और उसके बाद मुश्किल पलों में शिवम दुबे ने उनका साथ दिया। 33 रनों की साझेदारी उनके साथ निभाई। अंत में रिंकू सिंह ने विनिंग शॉट लगाने का मौका रिंकू सिंह को मिला और भारत 5 विकेट और 2 गेंदें शेष रहते चैंपियन बन गया। तो इसके साथ ही भारत चैंपियन बन गया, लेकिन फाइनल से पहले सभी 6 मैचों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने वाले, बॉलरों की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा बड़े मौके पर पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। फहीम अशरफ के ओवर की दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही अभिषेक सर्किल के ऊपर गेंद को उड़ाने की कोशिश में मिड ऑन पर हैरिस राव के हाथों कैच हो गए। 7 रन पर पहला विकेट भारत ने खो दिया। उसके बाद कप्तान आए और एक बार फिर उनका बल्ला नहीं बोला और भारत का दूसरा विकेट सिर्फ 10 रनों पर गिर गया। हालात बहुत ही गंभीर हो चले थे। इससे पहले आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी रही। साहिबजादा फरहान और फखर जमा की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इस जोड़ी के बाद एक के बाद एक विकेटों की झड़ी लग गई। कुलदीप की फिरकी में सबके सब फंस गए। 9.4 ओवर में जहां 84 रन थे, साहिबजादा फरहान 38 गेंदों पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ ये उनका लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। फखर जमा 35 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाया। पूरी टीम 19.1 ओवर में ही आउट हो गई। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट था कुलदीप के लिए, लेकिन ये मैच के बाद जो हुआ वो शायद इस टूर्नामेंट को उसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जीत के बाद भारतीय टीम ने जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी के बिना। भारतीय टीम ने पाकिस्तान से फाइनल जीतने के बाद एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक ड्रामा चला और मोहसिन जो थे वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए, मेडल अपने साथ ले गए और जश्न मनाया गया बिना ट्रॉफी के। अब बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया है। ये भी बताया गया कि नवंबर में जो मीटिंग होगी आईसीसी की, उसमें ज़बरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो बहुत कुछ हुआ है और जैसा हम कह रहे थे कि शुरुआती दिन से ही बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे विवाद थे और आखिरकार आखिरी दिन भी इस तरह के विवाद खड़े हो गए। लेकिन हम पहले फोकस करेंगे मैच पर। मैच किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह का नतीजा रहा, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, जैसा कि मैंने आपको कहा, अपने दर्शकों को हमने बताया कि शुरुआत जो थी वो एक बॉयकॉट ट्रेंड के साथ हुई थी, लेकिन 3 हफ्तों में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ, जमकर विवाद भी हुआ। लेकिन मैच पर पहले फोकस करते हैं। तिलक वर्मा की पारी, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी हाईलाइट है कल के मुकाबले की। तिलक वर्मा की ये जो पारी है, क्या आपको लगता है कि ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि कल वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे और वाकई उनकी वजह से ही वो किसी तरह से खींच कर जो है उस जीत को बाहर निकाल लाए। खूबसूरत पारी, अद्भुत पारी, मतलब इससे बहुत दिन बाद एक अच्छी पारी देखने मिली है। और जिस मोमेंट पे थे, जिस तरीके से, देखिए एक तरीका आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया और अभिषेक शर्मा की बदौलत। अब यहाँ पर सवाल था कि अगर अभिषेक शर्मा जल्दी चले गए तो कौन निकालेगा टीम को बाहर, और वो किया तिलक
वर्मा ने। और ऐसे बड़े मौके पे जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी एक पार्टनरशिप की, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी एक खिलाड़ी की जो खूंटा गाड़ के खड़ा रहा हो, वही किया तिलक वर्मा ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, उसमें सिर्फ अटैकिंग मोड नहीं था, यहाँ पर आपने ग्राफ भी का रन संभल के खेला और साथ साथ अपने शॉट्स लगाते रहे। कहीं ना कहीं बता दिया कि यार मोमेंट इंपॉर्टेंट होता है, सिचुएशन हैंडल करना इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हो, जब तक कि आप प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर ले, तब तक कि आप और साबित नहीं करते अपने आप को, तब तक कि आप बड़े खिलाड़ी नहीं बनते। और ये शुरुआत है तिलक वर्मा की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है कल के मैच में। देखिए आसान नहीं था कल का मैच, शुरुआत। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जो है वो तिलक वर्मा बने हैं, और इसीलिए मीम भी चल रहा है कि हम शर्मा की तैयारी करके आ गए थे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है वो वर्मा मिल गया, पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया। अब इस बीच शिवम दुबे और संजू सैमसन की जो छोटी लेकिन अहम पारियां हैं, उनको आप किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल था, फाइनल मैच का दबाव अपना बिल्कुल होता है, और इन दोनों ने जिस तरह से साथ निभाया तिलक वर्मा का, कैसे आंकते हैं आप इनको? देखिए दोनों अगेंस्ट द सिचुएशन आगे समझिए। देखिए संजू सैमसन नंबर 3 पे ओपन कर रहे थे काफी समय से, पिछले एक साल से, जहां पर 3 सेंचुरी थी। और सडनली आपको एशिया कप में कुछ और ऑर्डर मिल जाए और कंसिस्टेंट नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 नहीं मिले। कल सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, शिवम दुबे की भी बल्लेबाजी नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये आसान नहीं था इनके लिए। इनके लिए नंबर 4 पे आना, वो मैच बनाना, प्रेशर था अलग तरीके का। मगर जिस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन को, शॉट्स भी अच्छे मारे। अनलकी कि भाई वो एक तरीके से आउट हो गए, और ही शुड हैव कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। एक अलग रिवॉर्ड होता उनके लिए, उनकी सैक्रिफाइस के लिए जो उन्होंने किया है। मानिए ये बात को, ये सैक्रिफाइस किया उन्होंने अपनी टीम स्लॉट। नहीं तो आप कहीं भी देखेंगे कोई आसानी से अपना नंबर नहीं दे सकता है, और ये सिर्फ टीम इंडिया के लिए किया है संजू सैमसन ने। मगर अब ये देखिए दूसरी तरफ शिवम दुबे लड़का भाग नहीं सकता है। कल हमने देखा गेंदबाजी जबरदस्त किया, ब्यूटीफुली उनको पहला ओवर दिया गया हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में। जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने, जबरदस्त गेंदबाजी की, ब्यूटीफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैं कहूंगा रिसोर्सेज इन द सेंस जो कंडीशंस है पर परफेक्टली उनके फेवर में थी, ज्यादा गेंदबाजी नहीं किया। उसके बाद बिल्कुल एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका जो थी वो शिवम दुबे ने निभाई इस हाई प्रेशर मैच में, इस फाइनल मुकाबले में। और कहते भी हैं बहुत सारी इस तरह की बातें, इस तरह के स्टैट्स भी सामने आते हैं कि शिवम दुबे जो है एक लकी चार्म भी हैं, जितने भी बड़े मुकाबलों में वो खेले हैं वो ट्रॉफी जो है वो भारत ने ज़रूर जीती है। तो अपने लक और स्किल दोनों से ही शिवम दुबे ने जो है वो कल परफॉर्म किया है। और अब हमारे साथ क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा भी जुड़ गए हैं, सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं। सुनील, कल के मैच के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है, उसके बारे में मैं आपसे अलग से बात करूंगी, लेकिन क्योंकि आप क्रिकेट स्कॉलर है, क्रिकेट के बारे में बात करना आपसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमने मैच जीता, बहुत अच्छा हुआ। हमने ये एशिया कप जो ट्रॉफी है वो 9वीं बार हमने उठाई, हालांकि ट्रॉफी मिली नहीं उठाने के लिए, लेकिन वर्चुअल ट्रॉफी हमने उठा दी। यहाँ आपको क्रूशियल क्या लगता है, शुरुआत में जिस तरह से बल्लेबाजी का पतन हुआ, उसके बाद किस तरह की आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम? क्या आपको लगा था कि हम फंस गए हैं, या आपको लगा कि नहीं, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे लंबी बैटिंग लाइनअप है तो वो अपने आप को प्रूव कर देगी? देखिए सबसे पहले इस पूरे सागा में मैं तो बोलूंगा ये पूरी वेब सीरीज थी जिसके अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स थे। पहला सेगमेंट था कि बड़ा टॉस जीत के कोई भी टीम बैटिंग कर लेती है पहले, आपने चेजिंग का बोल लिया तो वो था काफी डिफिकल्ट था। दूसरा पाकिस्तान का पावर प्ले और 10 ओवर तक खेलना, बहुत फ्लुएंटली खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो 200 टाप जाएंगे। वो भी बहुत अलग लगा। तीसरा जो लगा था वो था कि जो आपके 3 विकेट इंडिया के गिर गए, वो थोड़ी कश्मकश में डाल दिया था इंडियन बैटिंग उसको। बट उसके बाद जैसे आपने देखी रिकवरी हुई, वो चौथा पड़ाव था और चौथा सेगमेंट था, चौथी सीरीज थी इस पूरी एंटरटेनमेंट थ्रिलर। मैं तो कहूंगा ये थ्रिलर था दुबई में, एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक थ्रिलर इन दुबई, इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे टॉस को याद होगा, थ्रिलर इन मनीला बॉक्सिंग की एक सीरीज हुई थी मोहम्मद अली की फाइट को, ये हम इसको ड्रामा इन दुबई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्रामा था। मैच टॉस से लेके कल रात तक, जब तक प्लेयर्स होटल रूम में गए, उन्होंने क्या क्या पोस्ट किया, कैसे पोस्ट किया, वो देखते ही बनता है। मेरे को तो बहुत खुशी हुई जिस हिसाब से ये पूरा बन के आया माजरा। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये चौथा टूर्नामेंट था इंडिया पाकिस्तान का इन द लास्ट
12 मंथ्स, जिसमें से 3 दफा तो आप और तोस भी थे यहाँ पे दुबई में। जी। इस बार हालांकि आपको लगता है कि ना आईसीसी, लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आपको वीजा और अक्रेडिटेशन नहीं दिया, इसीलिए आप रुक गए। अदरवाइज आप भी यहीं पे होके अपना डिस्कशन करते। अच्छा, आप ज़रा हाईलाइट पे अगर हम बात करते हैं तो एक बार अपनी इंडिया की जो ओपनिंग जोड़ी है उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। अभिषेक शर्मा ज़बरदस्त पारियां उन्होंने खेली हैं और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 314 रन उन्होंने बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। और दूसरी तरफ उनके जो जोड़ीदार हैं शुभमन गिल, उनके लिए थोड़ी सी चिंता है और ख़ास तौर पर कल के मुकाबले में ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर उनका जोड़ीदार जो हर मैच में अच्छा खेल रहा था, आज अगर वो पहले आउट हुआ है तो शायद वो थोड़ा सा संभालेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आप दोनों से ही मैं समझूंगी, ताउस आपसे मैं समझूंगी इस जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना। एक तो क्या फ्यूचर के लिए हमें एक रेगुलर जोड़ी मिल गई, अब हम इन्हें ही ओपनिंग करते देखेंगे T20 में, या आपको लगता है कि ये थोड़ी सी फिक्र की बात है? नहीं नहीं, फिक्र की बात है। वही रेगुलर जोड़ी होती तो लगातार मतलब कहीं ना कहीं 100 की पार्टनरशिप आ जाती लगा, और 250 की तो आनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, अब आपने एक ऐसे बल्लेबाज को हटाया है सामने से, संजू सैमसन, जो संजू और अभिषेक शर्मा के साथ एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता था, अच्छी शुरुआत देता था। कि 400 के ऊपर रन थे एक साल में, 300 था। उसके बाद शुभमन गिल एक साल बिल्कुल भी T20 क्रिकेट नहीं खेले, बाकी फॉर्मेट्स में डेफिनेटली ही वाज सुपरस्टार, कप्तान बने हैं, रेस्क्यू किया है टेस्ट क्रिकेट में, टीम इंडिया को इंग्लैंड के सामने ड्रॉ कराया मैच। मगर अब जब आप T20 की बात कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये सीरीज जज करें, मैं थोड़ा, अगर आपको यही पैर के साथ आगे बढ़ना है तो मैं थोड़ा और टाइम लूंगा, क्योंकि अभी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज है T20 क्रिकेट, वहां पर ये दोनों जोड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि ये देखिए, एक बार जब आपने एक जोड़ी तोड़ दिया, और मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे खुश नहीं होंगे, शशि थरूर खास करके आज उन्होंने खास करके ट्वीट किया, कन्वे किया अपना डिसअपॉइंटमेंट किया, यार संजू सैमसन वाज अ गुड ओपनर विद अभिषेक शर्मा, और आपने, और वो अपने स्टाइल में गए, ऑब्वियसली द वे ही स्पीक्स इन हिज ओन लैंग्वेज, बट बहुत ही सिंपल था बाय द वे, जो सबको समझ में आता है। इट वाज नॉट इन अ वेरी लेकिन संजू सैमसन हाई को जो वोकैबुलरी जिम्मेदारी मिली है उन्होंने बखूबी लैंग्वेज। निभाई, और कल बहुत ही क्रूशियल थी उनकी पारी, जो उन्होंने जिस तरह से मैच को बाहर निकाला है तिलक वर्मा के साथ मिलकर। लेकिन सुनील, जिस तरह की देखिए, ताउस तो बहुत खुश नहीं है इस जोड़ी से, लेकिन दोनों ने मिलकर, शुभमन और अभिषेक की जोड़ी ने 280 रनों की साझेदारी की है। तो क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी अब हम परमानेंट देखेंगे? देखिए, शुभमन गिल को प्रमोट किया जा रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। टेस्ट के कप्तान वो हैं ही, उप कप्तान वो T20 के हैं, हो सकता है कि भविष्य में वो T20 के भी कप्तान बन जाए। तो क्या ये स्थायी जोड़ी है? देखिए, सूर्य कुमार यादव 33 साल के, शुभमन गिल 25 साल के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ऑब्वियसली जो टाइम स्पैन है उनके पास ज्यादा है। इंडिया को भी एक कंसिस्टेंट स्किपर चाहिए, उसकी कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, आपको नहीं लगता कि ये दोनों, आज से अगर टॉस को मैं बोलूंगा कि आज से अगर 30 साल पीछे जाए तो ये सचिन और विनोद कांबली वाली जोड़ी लग रही है। जो काइंड ऑफ कॉमराडरी इनकी है, बचपन में 15 साल की उम्र से खेले हैं, आज इनको 11-12 साल साथ हो गए, इकट्ठे खेलते इकट्ठे बैठते हुए। आपने देखा इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज आपस में बिल्कुल। एक बहुत अच्छे दोस्तों की है, जो मुझे विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की याद दिलाता है। तो अगर आपके पास जोड़ी अच्छी है, तालमेल अच्छा है, ये दोनों आपस में कहते भी हैं कि हमको ज्यादा हाँ ना ओके नो ओके नहीं करना पड़ता, सिर्फ देख के हम लोग दौड़ लेते हैं रन लेने के लिए। दूसरी बात, संजू सैमसन तो देखिए, एक एक ना एक आपको जनरेशन में ऐसा प्लेयर मिलता है जो बेचारा क्रूसीफाई होता है, जिसका काम ही है सूली पे चढ़ जाना, और उसी के ऊपर लोग पैर रख के अपने आप को अपना करियर बनाते हैं। संजू सैमसन उसमें एक है। और एक और है जो टॉस ने बड़े पास से देखा उस फैमिली को, उसका नाम है सरफराज खान। तो मेरे ख्याल से अ, ये मीना कुमारी के फॉलोअर हैं, तो इनको ट्रैजिक बड़ी चीजें दिखती हैं, और क्योंकि इन्होंने देख रखी है इसीलिए इनको अंदाजा और फील भी करते हैं कि कैसे ट्रैजिक क्रिकेट में क्रिकेट ट्रैजिक होते हैं। तो कमिंग बैक, मेरा पूरी सांत्वना है टॉस के साथ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को एक बहुत अच्छी जोड़ी मिल गई है। देखिए, क्रिकेटिंग शॉट से अलावा आपको तालमेल और दोस्ती और नॉन कंट्रोवर्सी भी चाहिए। और याद रखिए, उनका मुर्शिद, उनका गुरु कौन है? युवराज सिंह। बिल्कुल। तो युवराज सिंह विल इंश्योर कि ये दोनों अपनी लाइन में रहे, लेंथ में रहे, और बिल्कुल सर्व करें क्रिकेट को जैसे ये करते हैं। वैसे कल गुरुजी आए हुए थे मैदान में, लेकिन जो उनके दोनों ही बच्चे थे वो खास जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन एक की जो परफॉर्मेंस थी, कुलदीप यादव,
प्रेशर वाला मैच था, शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी पाकिस्तान को और वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद 190 के करीब जो है वो रन जरूर बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जाल में फंसाया पहले वरुण चक्रवर्ती ने, उसके बाद कुलदीप यादव ने। ताउस, आप क्या कहेंगे इस तरह के प्रेशर वाले मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस, क्या तारीफ करेंगे आप कुलदीप यादव? नहीं, कुलदीप यादव की जितनी तारीफ करें उतनी कम है यार। मैं तो कह रहा हूँ कि यार सुनील भाई कोई घर वर देख लीजिए दुबई में, इनके लिए कुलदीप यादव के लिए इनका सेकंड होम है कानपुर के बाद। जिस तरह से शो दिखाते हैं, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं वहां पर, घरेलू ही मैदान की लुक्स द तरह। मोस्ट कंफर्टेबल ओवर देयर। हाँ, ही लुक्स द मोस्ट कंफर्टेबल देयर, क्योंकि देखिए एक तो बाहर भी आप जाएंगे कहीं पर भी, उनको हिंदुस्तान और दुबई के अलावा मौका नहीं मिलता है, ना साउथ अफ्रीका में, ना इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में। वो बाहर पैसेंजर बन के आते, पैसेंजर बन के वापस आ जाते हैं। यहाँ पर दुबई में एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर वो मिलता है उनको। जो आपने सुनील भाई याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जो उनको हाइप किया था, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, फिर उसके बाद ये एशिया कप जिस तरह से डिलीवर किया, तो कहीं ना कहीं उनको एक घर ले लेना चाहिए वहां पर, सुनील भाई के घर के बाजू में। मगर अगेन आई वुड से कि स्टिल सच अ वंडरफुल बॉलर। ऑब्वियसली जो भरपाई है ये बेसिकली उनको पता है कि यार क्या किस तरीके से गेंदबाजी करने हैं यहाँ पर। और क्रेडिट मैं कहूंगा यहाँ पर, वो नहीं छूऊंगा, क्रेडिट टू पाकिस्तानी बैट्समैन ऑल्सो हु गिव अवे द विकेट, गिफ्टेड अवे द विकेट, स्पेशली बीइंग इन कंट्रोल। मतलब 100 का नो सडनली आप इतना कोलैप्स हो गए, तो क्रेडिट तो उनको भी जाता है कि जिस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था यार एक अच्छा कॉन्टेस्ट तो अच्छा था। बिल्कुल 113 पर 1 विकेट थे, 133 तक 6 हो गए और उसके बाद 8 विकेट जो थे वो सिर्फ 28 रन जोड़ने में ही गिर गए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान पर ही सवाल आते हैं। सुनील, फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी और बहुत ही स्टेबल, दोनों ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे। साहिबजादा फरहान लगातार भारत के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुमराह के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मिडिल ऑर्डर, जैसे ताउस कहते हैं कि पाकिस्तान के पास तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, क्या आपको भी लगता है कि वाकई मिडिल ऑर्डर नहीं है, फिर ओपनिंग के बाद सीधा फिर खत्म ही हो जाता है? बहुत अच्छी बात बोली है ताउस ने। आपकी बात का जवाब देने से पहले 30 सेकंड अगर मेरे को आप अलाउ करें कुलदीप यादव पे बात करने यस के लिए। प्लीज। देखिए कुलदीप यादव एक रिस्पिनर जो होता है वो अपनी उंगलियों से अपना काम करता है, वो बड़ा अटैकिंग होता है, उस पर रन भी जाते हैं, विकेट भी आती है। कुलदीप यादव 2019 का एक अलग था, तो उसको पता है कि उसको मौके नहीं दिए गए, मौके मिले तो उसने परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म देखिए कोच के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, कोच और कप्तान पे। विराट कोहली और रवि शास्त्री का ऐसा एरा था जिसमें कुलदीप यादव फिट बैठते ही नहीं थे। गौतम गंभीर के एरा में कुलदीप यादव के बाद बात शुरू होती है, मतलब पहला नाम उसका लिखा जाता है बुमराह के बाद है स्पिनर के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लिमिटेड ओवर उसके अंदर अगर आप टोटल ओवरऑल T20 के आप टॉप 5 बॉलर्स देखो, उसमें से 3 तो आपको फिंगर स्पिनर दिखेंगे, इंक्लूडिंग राशिद खान। क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो अटैक भी करते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, तो कुलदीप यादव इसलिए फिट होता है। दूसरा, कुलदीप यादव नई नई जो रिजीम है वो उसको बैक करती है। तीसरा, आपने पाकिस्तान के ओपनर से बात की थी, इनफैक्ट ये एक पूरे टूर्नामेंट में नहीं, वर्ल्ड में ही एक ऐसी टीम है जो 2 नहीं 3 नहीं, वो 5 ओपनिंग बैट्समैन के साथ उतरी थी एक टूर्नामेंट में। अगर आपके पास ओपनर है और टेल एंडर्स है तो आपका मिडिल ऑर्डर तो बचा ही नहीं है आपका। तो जब आपका मिडिल ऑर्डर ही नहीं है, और स्पेशली जब बाबर और रिजवान नहीं है, तो आपके पास उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है। देखिए इन दोनों के जाने से, बाबर रिजवान के, इतना बड़ा गैप बीच में आ गया, और उस बड़े गैप को आप कैसे ऊपर करेंगे? आपको पीछे टैलेंट पूल होना चाहिए, वो है नहीं। इन्होंने सारे लोगों को नया डाल दिया। अब नया डाला तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आप बड़े टूर्नामेंट में नए प्लेयर्स को विदाउट ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं लेके जा सकते। तो इसी में पाकिस्तान की हार हुई है, एक नहीं कंसिस्टेंट बार, और 3 बार लगातार, बार बार जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किसी तरह गिरते पड़ते पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह से आपने कहा कि इतना बड़ा गैप था टीम में, लेकिन जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शायद दूसरों टीम का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा। फिर भी हम क्रेडिट देते हैं कि चलिए आप फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में हार के बाद और लगातार 3 बार भारत से हारने के बाद कितना बड़ा झटका आप इसे मानते हैं पीसीबी के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए? और शायद आपको लगता है कि इसके बाद फिर से एक बार उसमें बड़े लेवल पर चेंजेस होंगे?
सुनील। देखिए, पाकिस्तान को झटके की क्या बात है। पिछले मैं आपको पॉजिटिव्स बताता हूँ। पाकिस्तान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस में कोई इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर वन, उनको 31 से 150 करोड़ का फायदा हुआ है। इतना बड़ा फायदा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज, ये रेवेन्यूज सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंगली। तो उनको इतना बड़ा फायदा मिला है। दूसरा, मोहसिन नकवी को कोई नहीं जानता था। आज चाहे बुराई करके ट्रोल करे, पर जानते तो है मोहसिन नकवी क्या है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, इंटरिम चीफ चीफ मिनिस्टर रहे पाकिस्तान प्रोविंस के, और उसके बाद अभी ये नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। तो इतनी उनकी जान पहचान या इतना उनके बारे में नाम इतना नहीं था जितना ये किया। हाँ, ये एक पहले ऐसे मीडिया के बंदे हैं जिनको मीडिया से ही सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओहायो यूनिवर्सिटी से ही अपना अपना मीडिया का वो कर किया है, और गालियां मीडिया से ही पड़ती है इनको। तो मतलब इन्होंने अपनी सारी चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो इन्होंने करके अपने आप को इनफेमस किया। फेमस नहीं, इनफेमस। तीसरी बात रही, इनका जो सिलेक्शन पैनल है वो बड़ा एक्सपोज हो गया बिल्कुल। पाकिस्तान का मुझे पता चला है कि इनके पास 6-7 और भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनकी कोई पूछ नहीं है इस उसके अंदर। तो उनका सिलेक्शन पैनल भी एक्सपोज हो गया। चौथा, ये जो बात कर रहे थे पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा की, पहले बात शुरुआत हुई हैंडशेक से, फिर टूर्नामेंट से, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट से, फिर उसके बाद हम फोटो शूट नहीं किया इंडियंस ने, ट्रॉफी नहीं पोस्ट ली, बदल इन दो, सारे। रूस से बात नहीं करेंगे। आप बताओ ना कि इस सारी कश्मकश और जद्दोजहद में उनको हासिल क्या हो। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ मीडिया से नेगेटिव पब्लिसिटी, दैट्स इट। पर पैसे भी बहुत मिले इन्हें। पैसे मिले हैं, लेकिन टीम जो है उसके खेलने के तरीके पर, उसके व्यवहार पर, पूरे मैनेजमेंट के व्यवहार पर सवाल उठे हैं, और पूरे खिलाड़ी भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ताउस टीम जीती। शुरुआत से हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें थी हैंडशेक को लेकर भी। हालांकि भारत ने शुरुआत की कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, और उसके बाद अलग अलग तरीके के जो विवाद थे वो रोज़ पैदा होते रहे। लेकिन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना, आप इसको क्या मानेंगे? क्या ये खेल भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या फिर आपको लगता है कि अब जो है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए, तो क्रिकेट के मैदान पर भी पॉलिटिक्स जो है वो जम चुकी है? अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिक्स जम चुकी है, मगर यार ये पहली बार नहीं हुआ है। आप हैंडशेक की बात कर रहे हैं, आप हैंडशेक की बात करिए तो मुझे याद है रोनाल्डो ने अपने ओपोनेंट इजरायली ओपोनेंट से हाथ नहीं मिलाया। एक ये ध्यानचंद हिटलर के यहाँ गए थे, सल्यूट करने बोला, उन्होंने सल्यूट नहीं किया। ईरान और इसराइल में आपस में हग्स नहीं होते, हैंडशेक्स नहीं होते। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि भाई ऐसा नहीं। और दूसरा, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दिया, वो लेके चले गए, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। यार इससे बड़ा खराब क्या होगा। याद है मुझे 2006 सुनील भाई, जब रिकी पॉन्टिंग ने शरद पवार साहब के सामने कैसे किस जेस्चर से मांगा था वो ट्रॉफी, वो उससे ज्यादा बदतमीजी थी। वो बदतमीजी थी। पर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई कि शरद पवार साहब ने कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके नहीं बोला, जेंटलमैन थे, साइड में चले गए। यहाँ पर वही करना चाहिए था मोहसिन नकवी को, सीधा सीधा जब कहा गया था। और ये ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट हुआ है, आपसे पहले से ही रूमर्स घूमने लगे थे, क्योंकि मैं एसीसी के यही चेयरमैन समझना है चाह रही मोहसिन थी। नकवी, तो उन्हीं के हाथ की ट्रॉफी। मैं यही समझना चाह रही थी कि जैसे पहले हैंडशेक को लेकर मैच रेफरी को बता दिया गया था, मैच रेफरी ने फिर वो मैसेज पास कर दिया था। क्या सुनील, आपको लगता है कि इस बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ? क्योंकि हम तो पहले दिन से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रॉफी जीतेंगे तो क्या लेंगे, कि नहीं लेंगे फिर क्या होगा, और अब आगे क्या हो सकता है? आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं? बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट दर्ज कराने की बात कही है। देखिए, रूल्स और स्पिरिट ऑफ द गेम में अभी भी मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा फर्क है। इसने बहुत अच्छा टॉस ने एग्जांपल बताया। अब देखिए, कंट्रीज बॉयकॉट कर देती है। 1980 ओलंपिक्स के अंदर रशिया, मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर यूएस से नहीं आया था, और 1984 यूएस ओलंपिक्स के अंदर रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, जितने भी ईस्टर्न ब्लॉक के लोग थे। तो ये बड़ी आम सी चीज है। मतलब इसमें आप इसके अंदर प्रोटेस्ट फाइन करना, ये करना, वो करना, एक दकियानूसी और बहुत ही छोटी सोच का उदाहरण है, जो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा दिया। अब चक्कर ये है कि मोहसिन नकवी साहब अपने 4 लोगों के साथ घूमते हैं, मीडिया एडवाइजर्स के साथ, और वही उनको एडवाइस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और वो, अगर आपके पास मेच्योरिटी नहीं है तो आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं, और इन्होंने बिल्कुल बखूबी से गंदे डिसीजंस में बिल्कुल सुपीरियर तरीके से ये बाहर आए, और इन्होंने वो डिसीजंस ले लिया। इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट कभी ऐसा हुआ नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, शरद पवार कितना बड़ा लीडर था। 2011 में वो
आईसीसी प्रेसिडेंट थे, बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने अपने आप को हैंडल किया, कभी पाकिस्तानियों को वो नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने तो पहली बार देखा है, एक साल के अंदर 4 बार इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला दुबई में, और कभी मतलब फ्रेंडली टोन रही है आपस में मीडिया की। बट मैंने इस बार जो देखा, काफी डाइवर्टेड और डिवाइडेड रहा है पूरा ओपिनियन। क्यों रहा है? क्योंकि उनको नेशनलिस्टिक फील करना था, और जर्नलिस्टिक नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ही शानदार मुकाबला एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने जीता और 9वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ एशिया कप 2025 का समापन हो गया है और हमारी खास पेशकश का भी ये आखिरी एपिसोड था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील यश कालरा और ताऊ हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही।